नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से सभी प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, तो बताइए कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी आकृति में त्रिभुज काउंट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज काउंट करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि ट्रिक पता होगी तो आप आसानी से किसी भी आकृति में त्रिभुज काउंट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक को समझिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मैं त्रिभुज बना के बताता हूँ। ये हमारा क्या है, तो एक सिंगल त्रिभुज है। ठीक है, तो ये तो आसानी से बताता हूँ कि इसमें क्या है, एक ही त्रिभुज है, मतलब ये एक ही त्रिभुज है। लेकिन इसी त्रिभुज में कुछ लाइनें खींची हुई रहती है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक और त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें एक लाइन आपको कुछ इस प्रकार के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है, तो फिर आप बताओगे यहाँ पर 1, 2 और ये बड़ा वाला 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसी में मान लो एक और लाइन इधर से ये वाली खींची हुई मिल जाती है, तो फिर कैसे बताओगे, एक हमारा ये दूसरा, फिर तीसरा, चौथा ने, फिर बाद में यहाँ पर 6 बता दोगे। लेकिन इसमें आपको और ज़्यादा लाइनें खींची हुई मिल जाती है, जैसे यहाँ पर मैं और बड़ा बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो एक लाइन ये मिली, फिर आपको एक और यहाँ से ये मिलेगी, फिर एक और आपको यहाँ से ये मिलेगी। तो फिर आपको इससे गुणोगे, तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना और सभी को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कितना त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है। और इधर क्या करेंगे, देखिए कॉलम में संख्या लिखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है, चौथा है। अब क्या करना है, सभी को जोड़ना। तो यहाँ पर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, टोटल हमारे पास यहाँ पर 10 हो रहे हैं। तो इस आकृति में कितने, 10 त्रिभुज है। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ पर लगाना। जैसे नीचे से कॉलम में लिखेंगे तो 1, ये 2, तो इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इधर भी यहाँ पर ऊपर से लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर 2। यहाँ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेस यहाँ से बन रहा है, तो इनको भी जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और 3 3 को आपस में जोड़ देना, तो यहाँ पर कितने हो रहे, 6 हो रहे हैं। तो इस आकृति में 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने, 10 है। ठीक है, अब ऐसी की ऐसी आकृति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट बता देंगे। कैसे, देखिए, तो एक आकृति आपको यहाँ से ये वाली बनती दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से ये वाली इतनी सी, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, जैसे वहाँ से आधा पोर्शन यहाँ से भी है। तो अगर ऐसी की ऐसी आकृति आपको पता है कि इसमें संख्या भी लिखेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 2, इधर भी लिखेंगे तो 1 और यहाँ पर 2, तो इसमें 3, इसमें 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 6 हो जाएंगे। और इसी की ऐसी आकृति यहाँ पर भी है, तो अगर इसमें 6 है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और वैसी की वैसी आकृति आपको यहाँ से भी बनती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ से, तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ से नीचे आए ये वाला और ऊपर जाएगा, और यहाँ से इस साइड वाला, ये वाली आकृति अगर सेम है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और वैसी वैसी इस साइड बनती हुई दिखाई दे रही ये वाली, तो अगर उसमें 6 तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 6 12 6 18, तो 18 तो यहाँ पर हम आसानी से बता दिए कि 18 तो यहाँ पर त्रिभुज है। ठीक है, कितने, 18 तो हमने आसानी से गिन लिए। अब बाकी आपको और भी दिखाई दे रहा होगा, और कहाँ से, यहाँ पर देखिए एक हमारा यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक, और एक के बाद नीचे से और यहाँ से पूरा बड़ा वाला बन रहा है 2। तो इस आकृति में कितने दिखाई दे रहे, 2। और ऐसी की ऐसी आकृति हमें यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही थी। अगर उसमें 2 है तो यहाँ पर भी हमें सेम तरीके से 2 दिखाई दे रहे, कितने, 2। तो अगर 2 वहाँ पर, 2 यहाँ पर भी, तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो 18 में क्या करेंगे, 4 को प्लस कर लेंगे, तो 18 4 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो इस आकृति में क्या भी आपको और भी बनता हुआ दिखाई देता, तो नहीं दिखाई दे रहा। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 22 त्रिभुज है। तो 22 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला तरीका पता होना चाहिए, तो आप आसानी से किसी भी आकृति में त्रिभुज काउंट कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 183 का संबंध 6 से है और 164 का संबंध 4 से है, उसी प्रकार 122 का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले पता कीजिए कि यहाँ पर 183 और 183 और 6 का आपस में क्या संबंध है, और सेम तरीके से 164 और 4 का कैसा संबंध है, उसी तरीके से यहाँ पर 122 और यहाँ पर हम संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो या तो आप 183 6 का पता कीजिए या 6 से 183 का पता कीजिए। बस यहाँ पर आपको एक संबंध पता करना है कि इसमें किस लॉजिक लग रही है, और सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो पता कीजिए यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि वीडियो को रोक लीजिए और खुद से सोल्व करें, बाकी मैं आपको यहाँ पर लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले या तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को पता कर सकते हैं या फिर हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या का भी पता कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करते हैं। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करने के लिए आपको पता है या तो हम वर्ग करते हैं या घन करते हैं या गुणा करके पहुँचते हैं। यहाँ पर अगर डायरेक्ट देखेंगे तो ना तो यहाँ पर वर्ग दिखाई दे रहा है क्योंकि वर्ग होता है 36 और यहाँ पर 183 लिखा है, और घन 216 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या 183 है तो वर्ग घन तो नहीं दिखाई दे रहा। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आसानी से नहीं मिल रही है, तो अब हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का पता करते हैं। बड़ी संख्या से अगर हम छोटी संख्या का पता करते हैं तो आपको पता है वहाँ पर क्या करते हैं, वर्गघन तो देखते हैं लेकिन वो तो है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिजिट योग करेंगे। तो डिजिट योग कैसे, देखिए जैसे इनका आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 8 कितने हो जाएंगे, 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। यहाँ पर इनका योग कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, ठीक है, 12 हो रहा है। और 12 को अगर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, आपको हो गए 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर 4 का पता करते हैं। तो सबसे पहले डिजिट योग करेंगे तो 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 7, 7 4 कितने हो जाएंगे, 11। यहाँ पर कितना हो रहा है, 11, और 11 को भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 से काटेंगे। अब 2 से काटेंगे तो आपको पता है 5.5 आना चाहिए, और यहाँ पर 4 लिखा, तो ये लॉजिक तो यहाँ पर नहीं लगेगी, ठीक है, ये लॉजिक नहीं लगेगी। तो यहाँ पर हम दूसरा तरीका लगाते हैं। अब दूसरा तरीका समझिए। सबसे पहले जैसे अगर हम संख्या को ध्यान से देखते हैं तो अगर 3 से अगर हम इस 18 को काटेंगे तो 3 6 18 और यहाँ पर 6 लिखा है। यहाँ से क्या करा मैंने, 3 से काटा आधा करके। यहाँ पर भी देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 4 से 16 को काटेंगे तो 4 चौक 16 और यहाँ पर 4 लिखा, 4 बार में कटा है तो यहाँ पर 4 लिखा है। अब आपको यहाँ पर लॉजिक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या करना है, इस 18 को अलग किया है, 18 को क्या करा अलग कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर बटे में लिख दिया, ठीक है। 18 को अलग करके 3 से काटा तो 6 आया, 16 को अलग करके 4 से काटा तो 4 आया। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 12 को अलग करेंगे और 2 से काटेंगे तो 2 छिंग 12 यानी 6 बार में कटेगा। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आना चाहिए, इस तरीके से 6 आना चाहिए। क्या ऑप्शन में 6 दिया है, तो ऑप्शन में 6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि असंगत विकल्प को छाटे, यानी यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका आपको चयन करना है। तो बताइए कि एक अलग कौन सा। यहाँ पर संख्या दी है, समूह में दी है। जैसे यहाँ पर देखिए संख्या कैसे दी है, तो समूह में दी है, जैसे 600 120 24 480 14 360 12, उसके बाद यहाँ पर 500 100 और 20 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या अलग है, तो वो आपको बताना। तो बताइए असंगत वाला प्रश्न, और एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम छोटी संख्या से बड़ी फिर बड़ी पे जाते हैं, क्योंकि गुणा करके पहुंचना होगा या फिर वर्ग या घन करके। तो वर्ग घन तो हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणा हो रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए 24 से अगर हम 120 की ओर जाते हैं तो 24 से 120 मतलब 24 पंजे 120, मतलब यहाँ पर 5 गुना हुआ है, कितना 5 गुना। और 120 से 600 की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो 120 का 5 गुना कितना होता है, 600 होता है, तो यहाँ पर भी 5 गुना हुआ है। उसी तरीके से देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 14 पंजे 70, यहाँ पर 5 गुना नहीं हो रहा, यहाँ पर गुने में आ ही नहीं रहा है, इसका कोई भी गुणा में नहीं आ रहा है। और 8 पंजे 40 मतलब यहाँ पर 5 गुना हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इसमें 5 गुना हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी देखेंगे तो 12 पंजे 60 मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, 5 गुना हुआ है। यहाँ पर देखिए 6 पंजे 30 मतलब यहाँ पर भी 5 गुना हो, क्योंकि 60 का 5 गुना 300 होता है। यहाँ पर भी देखिए 20 का क्या करेंगे, 100 देखेंगे तो 20 पंजे 100, यहाँ पर भी 5 गुना हुआ है। उस 100 का भी 5 गुना करेंगे तो 500, तो यहाँ पर भी 5 गुना हुआ है। तो सभी में 5 गुना होकर संख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो 80 और 14 है यहाँ पर 5 गुना होकर संख्या नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर गुणे में नहीं हो रहा है। तो आपको इसमें से अलग कौन सा दिखाई दे रहा है, तो केवल बी वाला, क्योंकि बाकी में सभी में 5 गुना हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, तो यही असंगत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में अधिकतम कितने त्रिभुज है। तो बताइए, अभी मैंने पहले वाले प्रश्न को ही बताया था कि आपको ट्रिक पता होना चाहिए, तो वहाँ पर केवल मैंने एक तरीका बताया था, लेकिन त्रिभुज गिनने के 2 तरीके हैं, ठीक है। कौन से तरीके, एक तो देखिए सबसे पहले समझिए, एक तरीका मैंने कौन सा वाला बताया था, ये वाला बताया था, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला। अब इसमें कैसे त्रिभुज गिनते हैं ये तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था। एक त्रिभुज गिनने का तरीका ये वाला है, ठीक है। कौन से, मतलब आकृति कैसी देखने को मिला आपको, कुछ इस प्रकार की देखने को मिले। इसमें क्या है, क्रॉसिंग देखने
को मिलता है इस प्रकार का क्रॉस लाइन, ठीक है। तो इसमें कैसे गिनना, इस ये तरीका भी समझ लो। इसमें तो आपको पता है कॉलम में संख्या लिखेंगे 1 और 2 और आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3। और ऐसी आकृति में क्या करना है, ये तो तरीका आपको पता है कि इसमें 3 है। अब ऐसी आकृति में क्या करना है, इसमें भी आपको यहाँ पर बॉक्स में संख्या लिखना है 1 2 उसके बाद 3 और यहाँ पर 4, और जितने बॉक्स है उसका डबल कर देना। यहाँ पर 4 है तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो इस आकृति में 8 हो जाएगा, ठीक है, इस आकृति में 8। अब देखिए यहाँ पर हम आसानी से गिनेंगे, जैसे आपको एक आकृति यहाँ से ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आसानी से बताओगे कि यहाँ पर 3 हो जाएंगे। अगर उसमें 3 है तो यहाँ पर भी सेम हमें दिखाई दे रही है, तो आपको क्या, आपको यहाँ पर गिनने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ पर तो आप आसानी से बता दोगे 3 है, इसमें भी 3 है उसमें भी 3 है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर 8 निकाला, ठीक है, 8 जो आकृति बनाई है तो 8 भी आपको यहाँ पर आसानी से बता दोगे। जैसे यहाँ से ये वाला बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें कितने होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 8 होना चाहिए। अगर इसमें 8 है तो एक हमारा यहाँ से नीचे भी सेम बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो इसमें भी डायरेक्ट कितने होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 8 8 16, 16 3 कितने होते हैं, तो 16 3 19, 19 में 3 को जोड़ेंगे तो 22, 22 तो हमें यहाँ पर आसानी से मिल गए, ठीक है, 22 तो हमें यहाँ पर आसानी से मिल गए, तो ये तो ठीक है। अब हमारे पास और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा, और भी कहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो अब देखिए सबसे पहले और हमें कहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो एक हमें यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला एक हो गया, एक के बाद यहाँ से ये इतना वाला, ठीक है, एक हमारा यहाँ से अंत हो गया, एक सेम इसी के नीचे भी दिखाई दे रहा है एक ये वाला, तो 2 हमें यहाँ पर इस साइड से दिखाई दे रहे, कितने 2, ये आपको देखा होगा, एक ये नीचे वाला एक ऊपर वाला 2, और सेम इस साइड से भी बन रहा है, एक यहाँ से देखे जाएंगे तो एक ये वाला है, उसी जैसे उस साइड बना वैसा कि वैसा यहाँ पर भी, तो 2 एक हमारा यहाँ और एक नीचे से, तो ये एक हमारा यहाँ से है, ठीक है। तो 4 हमें यहाँ पर आसानी से दिख रहे हैं क्योंकि ये मिलकर बन रहे हैं, क्योंकि ट्रिक से तो हमने आसानी से गिन लिया, बाकी मिलकर बन रहे वो कितने, तो 4 है, तो 4 प्लस करेंगे, फिर आपको और भी दिखाई दे रहा है तो हमें और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ से देखिए, एक हमारा यहाँ से ये वाला मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये जाएंगे और ये वाला कितना है, तो ये एक ये है, और सेम इसके सामने से भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखेंगे तो एक ये वाला, ठीक है, एक कौन सा वाला, ये वाला, तो 2 हमें ये भी दिखाई दे रहा है, 2 क्या करेंगे इसमें प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 22 4 26, 26 2 28, तो इस आकृति में हमें यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे 28 दिखाई दे रहे, कितना 28, बाकी हमने ट्रिक से गिना था। क्या आपको और भी दिखाई दे रहा है, तो और आपको यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, कितने दिखाई दे रहे 28 दिखाई दे रहे, ठीक है। तो 28 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 28 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सिंगल गिनना तो आप आसानी से देख लोगे, लेकिन ये 2 तरीके आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर अभी निकाल के बताया, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है, यानी यहाँ पर आपको एमएन रेखा प्रतिबिंब बताना, ठीक है। इस आकृति का एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब के प्रश्न को सोल्व करना तो आपको क्या करना है, गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, पेंच पे आकृति को बनाते हैं, फिर क्या करते हैं वो ट्रिक बता रखते हैं कि आपको दाएं ओर पलटाना तो आपको इसका प्रतिबिंब दिख जाएगा, या फिर अपनी ओर पलटाना तो इसका जल प्रतिबिंब दिख जाएगा। लेकिन आप आकृति को बनाओगे तो उतना समय ही नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उतना समय कहाँ मिलता है हमें। एसएससी में तो आपको पता है कि ऊपर से माइनस मार्किंग भी है, और एक प्रश्न को 30 सेकंड के अंदर ही सोल्व करना होता है, तो उतना समय तो रहता नहीं है, तो फिर हम क्यों बनाएं। तो आपको क्या ट्रिक लगाना सबसे पहले समझिए। जैसे ये एम एन रेखा है, एम एन रेखा मतलब इसका जो पैटर्न है वो इस साइड बनेगा। अब इस साइड मतलब दाएं ओर बनेगा, तो ये जस्ट पलटेगा मतलब ये जो निशान है, ठीक है, मान लो ये अंदर के निशान है, ठीक है, ये निशान है। सबसे पहले हम गलती निकालेंगे, ये निशान कैसे दिखाई देंगे, तो इधर आके इस प्रकार का दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। तो ऐसा अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सीधा की सीधा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद अब ये लाइन अगर यहाँ पर सीधी की सीधी है तो इधर भी सीधी की सीधी रहेगी। अगर सीधी की सीधी रहेगी तो इसमें तो लाइन ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में लाइन नहीं, इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन होगी ना, यहाँ पर हट गई, हटेगी थोड़ी ना। यहाँ प्रतिबिंब में कभी भी कोई चीज़ हटती नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ हटती भी नहीं है और कोई चीज़ जुड़ती भी नहीं है, क्योंकि जो वैसी है वैसी की वैसी रहती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था, कोई चीज़ हटती भी नहीं है, कोई चीज़ जुड़ती भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो ये सिंगल ही हमारे पास क्या है, सिंगल है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये डबल बन रहा है। तो क्या ये वाला भी डबल से जुड़ेगा, क्या 2 हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। क्या आपको प्रतिबिंब बनाने की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी है। ऑप्शन बी सी डी हट चुका है, केवल एक ही बचा है, तो यही वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप इसे भी पेन से पे बना लो अगर आपके पास समय है, और इसको पलटा के देख लो दाईं ओर, तो आपका प्रतिबिंब इसके जैसा दिखाई देगा।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर भी प्रश्न करा कि दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए। तो यहाँ पर भी आपको एम एन रेखा बताना, जैसे आकृति मिलती है या फिर आपको लेटर संख्या भी मिलती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, लेटर संख्या को तो आसानी से फटाफट लिख के पलटा सकते हैं, तो वो तो ठीक है, आप इसको 5 सेकंड के अंदर ही लिख सकते हो, मैं मानता हूँ। लेकिन आकृति बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो गलती निकाल के सोल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी गलती निकाल के ही सोल्व करेंगे। जिससे सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पता है कि इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, और सबसे पहले किसका बनेगा, 2 का बनेगा। तो 2 कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ए का सबसे पहले बन रहा है, क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं होगा। उसके बाद क्या 2 नीचे की ओर लटकेगा, तो नहीं, ये तो जल प्रतिबिंब है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो हटेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर ई सीधा है और यहाँ पर ई, यहाँ पर इधर आके कैसा ई दिखाई देगा, तो ई इधर आके कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर ई सीधा के सीधा, तो हम लोग फटाफट से यहाँ पर भी गलती देख लिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो हमने ऑप्शन एलिमिनेट करा और ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही बचा है। क्योंकि देखिए आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आसानी से आप देख के ही ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको ई वैसा कि वैसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता इस प्रकार का, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास केवल एक ही बचा है, सी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी इस आकृति में आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये बताना। तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या हो सकती है। बाकी देखिए आप क्या करते हैं, वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो, ठीक है। बाकी देखिए कुछ लोग ने मुझे क्या करा था, कमेंट करा था कि आप चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए, प्लीज़ चैप्टर वाइज बता दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ, अब आपको 1 से 2 दिन में वीडियो मिल जाएगा। मैंने क्लास तैयार कर दी है, पहली क्लास, तो आप बहुत जल्दी मिलने वाला, ठीक है। देखिए मैं कुछ यूनिक तरीके से बताना चाहता हूँ, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि आप कभी भी ना भूलो, एक बार पढ़ो बात खत्म, ठीक है। जैसे आपको पेड क्लास में मिलता है वैसा कि वैसा मैं यहाँ पर बता दूंगा, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है कि एक भी टाइप ऐसी छूटनी नहीं चाहिए थोड़ी सी, कि जैसे अगर मैं चैप्टर करवा रहा हूँ तो पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए, उस हिसाब से मैं क्लास तैयार कर रहा हूँ। तो इसमें समय लगता है कि हर देखना पड़ता है कि अभी एग्जाम में किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न बनने हैं, तो किस प्रकार का समझाना है वो थोड़ा सा समझना पड़ता है, इसलिए टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ोगे ना, तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न को किसी भी एग्जाम में कर लोगे, उस प्रकार का मैं क्लास तैयार कर रहा हूँ। और केवल हम लगभग एक ही वीडियो बनाएंगे एक चैप्टर का, क्योंकि 2-3 वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। एक वीडियो बनाओ, भले 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे या 1.5 घंटा लगे, 3 घंटे से ज़्यादा कोई क्लास रहेगी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है। बस आपको क्या करना होगा, अच्छे से समझने के लिए लगभग 2 बार देखना होगा, तब आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को देखेंगे, जैसे 130, 4, अगर हम यहाँ से देखेंगे 4 से 10, 6, 10 से 20, फिर 34, 52, अंतर देखेंगे मिल जाएगा। कैसे, देखिए 4 से क्या करेंगे, 10 को देखेंगे, कितने का अंतर है, तो 4 से 10 मतलब 6 का अंतर है। फिर 10 से क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को देखेंगे, कितने का अंतर है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 10 से 20 मतलब 10 का अंतर है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 20 से 34 को देखेंगे, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 20 से 34 मतलब यहाँ पर 14 का अंतर है, कितने का, 14 का अंतर है, ठीक है। और 34 से क्या करेंगे, यहाँ पर 52 को देखेंगे, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आपको हो गया 18 का अंतर है, कितना, 18। यानी यहाँ पर अगली संख्या लाने के लिए हमें अंतर का पता करना होगा। तो अंतर कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर अंतर देखिए, इसमें कितने का अंतर है, तो आपको 6, 4, 10 मतलब 4 का अंतर है। और इसमें कितना का अंतर है, तो यहाँ पर 10, 4, 14 मतलब यहाँ पर भी 4 का अंतर है। फिर इसमें कितने का अंतर है, तो यहाँ पर भी 4 का अंतर है। तो यहाँ पर कितने का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 का अंतर हो जाएगा, कितने का, 4 का अंतर हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा, इसका मतलब ये 18, 4, 22, तो यहाँ पर कितना, 22 का अंतर होना चाहिए, ठीक है, कितना, 22 का अंतर। अब 22 का अंतर, तो यहाँ पर 52 में क्या करेंगे, 22 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2, 2, 4 कितने हो जाएंगे, 4, और एक और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, ठीक है। और अगला कितने का अंतर आएगा, तो यहाँ पर 22 का है, तो इसका मतलब 4, 4 का अंतर है, तो 22, 4 कितने हो जाएंगे, 26, यहाँ पर 26 का अंतर, तो यहाँ पर 74 में 26 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। और अगला कौन सा अंतर आ जाएगा, तो आपको हो गए 26 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 का अंतर आ जाएगा, 4, 4 का है, तो 100 में 30 को जोड़ेंगे तो 130, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पैटर्न सही है, पैटर्न पूरी तरह से सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 4 का अंतर है, क्योंकि यहाँ पर 4, 4 का अंतर आता था, और इसमें भी कितने का, 4 का अंतर है, ठीक है। सभी में 4, 4 का अंतर आ रहा था। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 74 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है,
प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए हमारे पास समानुपात के बाईं ओर दिए गए शब्द एक दूसरे के किसी तरह का नियम संबंध से संबंधित थे। उसी तरह का नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से समानुपात के दाईं ओर लुप्त शब्द युग्मों को चुनिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास समानुपात दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास समानुपात दिया है, उससे पहले हमारे पास यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, ठीक है, इसके बाईं ओर दो शब्द दिए, इनका संबंध पता करके इसी की जैसा हमें यहाँ पर बताना, ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो बताइए, जैसे यहाँ पर मेघालय, मेघालय का शिलांग दिया, इसका मतलब सीधा सीधा हमें संबंध दिख रहा है कि मेघालय एक राज्य और इसकी राजधानी क्या है, शिलांग है, तो यहाँ पर शिलांग दिया है। तो ऐसा कैसा शिलांग मतलब राजधानी वाला हम ऑप्शन में देखेंगे। तो ऑप्शन में देखिए राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, तो ये तो हमें मैच हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या बिहार की राजधानी रांची है, क्या नहीं, बिहार की पटना है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसके जैसा नहीं है। उसके बाद अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद तो इसकी गुजरात की तो गांधीनगर है, तो यह तो कोई राजधानी है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता है। क्या दिसपुर असम, नहीं, असम की राजधानी यहाँ पर दिसपुर है, ठीक है, दिसपुर एक राजधानी है किसकी, असम की, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मेघालय की शिलांग है, तो राजस्थान की जयपुर है, ये वाला संबंध हमें देखने को मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए जो नीचे दिए गए युग्म के दो संयुक्त द्वारा किया गया है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास लेटर युग्म दिया है, इसके जैसा हमें विकल्प में बताना, जैसे ये युग्म है और ये युग्म है, इनके पैटर्न को पता करना है, इनके लॉजिक को पता करना कि कैसा लिखा है, और सेम तरीके से हमें फिर विकल्प में से बताना। तो पता कीजिए सबसे पहले, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक एक लेटर को देखना। तो देखिए जैसे एफ से यू को देखेंगे तो आपको पता है एफ और यू तो आपस में विपरीत लेटर है, और जे और क्यू को देखेंगे तो ये भी आपस में विपरीत लेटर है, और एम और एन को देखेंगे तो ये भी विपरीत लेटर है। तो हमें पहला लॉजिक तो विपरीत वाला दिखा है, नीचे भी देखिए डी डब्ल्यू दूध वाला, मतलब ये भी तो विपरीत लेटर है। पी के मतलब ये भी तो आपको पता है, पी के मतलब ये भी तो विपरीत लेटर है। क्यू जे जे केट मतलब ये भी विपरीत लेटर थी। यहाँ पर हमें जो युग्म में पैटर्न दिखा है, मतलब जो लॉजिक दिखी है वो सीधा सीधा विपरीत लेटर दिखा है। तो विपरीत लेटर हमें ऑप्शन में चेक करना है। तो कीजिए, जैसे ओ से एल, ओ और एल आपस में विपरीत है क्या, तो हाँ विपरीत है। वी और ई क्या आपस में विपरीत है, तो ये भी विपरीत है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी और एक्स क्या आपस में विपरीत है, तो ये भी विपरीत है, ये भी हमें विपरीत वाला दिखा है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमें पूरा तरह से मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या आई और ए विपरीत है, नहीं, ए और जेड आपस में विपरीत है, ए जेड, ए टू जेड, ये आपको पता होगा। आई तो आर, आई का विपरीत क्या है, आर है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। फिर एल का तो ओ है, यहाँ पर वी दिया है, वी का ई है, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर एम का एन है, लेकिन यहाँ पर ओ दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में गंगा को 21-3-42 21-3 के रूप में कोडित किया गया है, और कोसी को 33-45-57-24-27 के रूप में कोडित किया गया है। उसी भाषा में गोमती को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना, आपको पता है कि जब लेटर का संबंध संख्या से दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्या में बदलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जैसे गंगा का यहाँ पर 21-3-42-21-3 कैसे लिखा है, और कोसी को भी सेम तरीके से 33-45-57-24-27 कैसे लिखा, उसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, गोमती को बताएंगे, ठीक है, यानी कि गोमती का। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है, और यहाँ पर 21 लिखा, तो यहाँ पर तो हमें सीधे सीधे दिखा रहा है कि 3 गुना हो रहा है, 7 या 21। फिर ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे ABCD में आता है, यहाँ पर 3 लिखा, मतलब ये भी 3 गुना है। फिर एन हमारा 14 नंबर पे आता है, और 14 तिरिया कितना होता है, 42 होता है, तो ये भी 3 गुना किया है। और जी हमारे ABCD में 7 नंबर पे आता है, यहाँ पर 21 लिखा, 3 गुना है। ये हमारा 1 नंबर पे आता है, यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे गंगा को इसने 21-3-42 21-3 लिखा, तो यहाँ पर क्या करा, संख्या में बदल के 3 गुना कर दिया है। का यही वाला तरीका कोसी में भी अपना है क्या, तो यहाँ पर देखिए कि हमारा ABCD में 11 नंबर पे आता है, ये तो आपको पता होगा। तो के 11 नंबर पे आता है,
और यहाँ पर क्या लिखा 33 लिखा, मतलब 11 तिरिया 33, 3 गुना क्या है। देखिए अगर आपको इनकी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, या याद नहीं होता है, आप काफ़ी बार याद कर भी चुके हो और वापस भूल जाते हो, तो यहाँ पर मैं आई बटन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप देख लेना, आप कभी भी नहीं भूलोगे, आप लेटर को देखते ही बता दोगे, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे के में 2 लाइन है तो 2 लाइन किस में होती है, 11 में, तो 11 है। फिर जैसे यहाँ पर एच को अगर पूरा कर देंगे तो ये किसकी तरह दिखाई देगा, 8 की तरह, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। मैंने बहुत सारी ऐसी ट्रिक बताई जिसको आप लेटर को देखते ही बता दोगे, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ से वीडियो देख लेना। तो के 11 नंबर पे आता है, 11 का 3 गुना। ओ हमारा 15 नंबर पे आता है और 15 का तिरिया 45 होता है, तो यहाँ पर भी 3 गुना है। एस हमारा 19 नंबर पे आता है, यहाँ पर क्या 27, तो 19 तिरिया 57। उसके बाद एच हमारा 8 नंबर पे आता है, यहाँ पर 24 लिखा, तो 8 तिरिया 24। आई हमारा 9 नंबर पे आता है, तो 9 तिरिया 27, तो यहाँ पर 27 लिखा। मतलब लेटर को संख्या में बदला और सीधा 3 गुना, लेटर को संख्या में बदला और सीधा 3 गुना। तो गोमती का बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सीधा 3 गुना कर देंगे। जैसे जी हमारा कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, और 7 का 3 गुना कितना होगा, 21। क्या 21 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं, ठीक है, तो ये तो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए वापस से ओ कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे, 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 15 तिरिया 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 देखिए 21 45, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर केवल बी बचा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, 13 तिरिया कितना होगा, 39 हो जाएगा, तो ये पे 39 है, पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। टी हमारा कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, 20 तिरिया 60, और आई हमारा 9 नंबर है, 9 तिरिया 27, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर नोप को 100 के रूप में कोडित किया गया है, और यहाँ पर ईग को 38 के रूप में कोडित किया गया है। तो उसी भाषा में लेप को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कोड संख्या में दिया है। देखिए लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है, हम क्या करते हैं, लेटर को संख्या में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे हमें 100 दिखा है, यहाँ पर हमारे पास 38 दिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास पहला प्रश्न है यहाँ पर संख्या अलग अलग थी, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे हमारे पास प्लस करी हुई दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या में बदल के प्लस करेंगे या गुणा करेंगे, ठीक है, इस प्रकार का है। तो यहाँ पर कैसे करना है, गुणा या प्लस करके हमें सीधी सीधी संख्या लाना है, या फिर वर्गघन भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एन हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। फिर ओ हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। पी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है। ये हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। अब हमें 100 बनाना है, तो या तो हम इनको जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 15 29, और 29 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 45, और 45 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, टोटल 50 हो रहा है। कितना हो रहा है, 50, और यहाँ पर कितना लिखा, 100, यानी 50 को क्या करके हमें 100 मिले, तो आप कहोगे इसका 2 गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पर 100 मिल जाएंगे। कितने, 100 मिल जाएंगे, ठीक है। 50 का 2 गुना हमें यहाँ पर 100 मिल चुका है, कितना, 100। अब सेम लॉजिक यहाँ पर ईग में भी देखते हैं, क्या करेंगे, सेम तरीके से संख्या में बदलिए। ये हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। जी हमारे ABCD में 7 नंबर पे आता है, यहाँ पर डबल जी डबल 7, और यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से हम जोड़ देंगे जैसे वहाँ पर जोड़ा था। तो सेम तरीके से जोड़ के देंगे तो 7 5 12, और 12 में क्या करेंगे और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। कितना हो रहा है, 19, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या करता है, सभी को जोड़ के 2 गुना, तो यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करेंगे तो 19 दूना कितना हो गए, तो आप कहोगे 19 दूना तो 38 होते हैं। कितना होते हैं, 38 होते हैं। तो यहाँ पर भी 38 लिखा है। जिससे हमने अभी यहाँ पर क्या करा, सेम लॉजिक से यहाँ पर हमने 38 का पता किया और यहाँ पर 100 का पता कर लिया एक ही तरीके से। अब इसी तरीके से लेप का बता देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या में बदलेंगे। एल कितने नंबर पे ABCD में 12 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे आता है। पी कितने नंबर पे, तो पी 16 नंबर पे आता है। इनको क्या करेंगे, सेम तरीके से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 12 कितने हो जाएंगे, 13, और 13 में 16 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 13 16 29, कितना हो रहा है, 29, ठीक है। 29 का क्या करेंगे, सेम तरीके से, जैसे यहाँ पर भी 2 गुना, यहाँ पर भी 2 गुना, तो इनके जैसा हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 गुना करेंगे। तो 2 गुना करने पर यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 29 दूना कितना होते हैं, तो आप कहोगे 58। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका 58 होना चाहिए। 58 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो इसे आपको डायरेक्ट संख्या देखने को मिले तो प्लस करके आपको गुणा करके लाना, या फिर वर्गघन करके भी आप ला सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी कोड भाषा में यू कैन स्टार्ट को सेंट रूम डार्क के रूप में लिखा गया है, कैन यू रीड को रूम सेंट लेस के रूप में लिखा गया है, और यू आर गुड को टायर रूम स्पिन के रूप में लिखा गया है। तो इसी भाषा में केन शब्द के लिए क्या कोड होगा, ये आपको बताना। देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके 2-3 प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रश्न को ऐड कर लिया। जब आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले, ज़्यादा कोड देखने को मिले, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर कॉमन देख के काटना। जैसे यहाँ पर यू कैन स्टार्ट है, ठीक है, इतना शब्द है और इसको किस रूप में कोडित किया है, तो इसको यहाँ पर सेंट रूम डार्क के रूप में ये कोडित किया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आपको पेज मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में वो जो हमको ब्लैंक पेज मिलता है उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले यू कैन स्टार्ट को लिखना और बराबर में आपको इसके बराबर में ये सामने लिख लेना है सेंट रूम डार्क, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। और फिर उसके जस्ट नीचे आपको वापस से कैन यू रीड को लिखना, जैसे यहाँ पर कैन यू रीड है और इसका कोड क्या है, इसके बराबर में आपको लिखना, बराबर करके आपके ब्लैंक पेज में रूम सेंट लेस लिखना है, ठीक है, क्योंकि कॉमन देख के काटना रहेगा। तो ऐसे कैसे जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा वैसे की वैसे आपको यहाँ पर लिखना है इस तरफ, जैसे मैं आपको यहाँ पर नीचे भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आपको और देखिए नीचे क्या है, यू आर गुड, यहाँ पर दिया यू आर गुड, तो वो भी उसको जस्ट ये जो अंडरलाइन कर रहा है वैसे की वैसे लिखना है। और इसके सामने आपको यहाँ पर टायर रूम स्पिन, ठीक है, ट्राई, ठीक है, ट्राई, ठीक है, टायर है, टायर रूम स्पिन, तो ये स्पिन लिखना उसके सामने, टायर रूम स्पिन। अब आपको यहाँ पर बराबर लिखने के बाद क्या करना, कॉमन देख के काटना। लेकिन पूछा किसका वो भी ध्यान देना, तो यहाँ पर हमें कैन का पूछा है, किसका, कैन का पूछा है, तो इसका पूछा है। अब आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना, तो कॉमन देख के काटिए। सबसे पहले इनमें कॉमन देखेंगे, आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, वो कि वो सेम टाइम में आपको सामने काटना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें कैन कॉमन दिखाई दे रहा है या फिर यू भी कॉमन दिखाई दे रहा है। इधर से देखेंगे तो यू भी नीचे भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम नीचे से एक बार काटते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यू को काटा, नीचे से काट रहा हूँ, ठीक है, यू को नीचे से काटा, तो इधर भी आपको सेम काटना, तो यहाँ पर रूम कट रहा है, तो ठीक है, रूम काट देते हैं। अब यहाँ पर यू का रूम कट रहा है, ठीक है, रूम काटा हमने। अब यहाँ पर देखिए अगर इसका यू का रूम कटा तो यहाँ पर भी यू का रूम ही कटना चाहिए। बाकी और देखिए और कहाँ पर कॉमन दिख रहा है, और हमें यहाँ पर हमें कॉमन दिख रहा है, कैन दिख रहा है, तो कैन को काटिए, कैन, ये कैन कटा है। इधर क्या कॉमन दिख रहा है, तो इधर हमारे पास जो कॉमन दिख रहा है वो सेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सेंट दिख रहा है। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर यू के सामने क्या है, रूम कटा, इसका मतलब इस यू का भी यहाँ पर रूम ही कट जाएगा, ठीक है, इस कोड का इसका रूम हो जाएगा। और आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा, और हमें किसका पूछा है, हमें यहाँ पर कैन का पूछा, तो कैन का क्या कटा था, कैन का हमारे पास सेंट कटा था। देखिए कैन का अगर रूम भी कट जाता लेकिन रूम नीचे से भी कट रहा था इस यू का, इसीलिए यहाँ पर कैन का क्या कट रहा है, स्पेशली सेंट कट रहा है। तो कैन का जो कूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो कैन का जो हमारे पास कूट हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंट। तो ऑप्शन में देखिए सेंट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर यू का पूछा जाता तो आप आसानी से रूम बता देते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर से कैन का पूछा तो कैन का क्या है, सेंट है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। यानी जैसे आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार का समान है, एक अलग है, उसका चयन करना है। क्योंकि मैंने आपको उस टाइम संख्या का भी बताया था, तो आपको यहाँ पर लेटर भी पूछ सकते हैं और शब्द भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए आपको जब लेटर मिले, देखिए आप सबसे पहले तो खुद से सोल्व करने की कोशिश कर ले, ट्राई कर ले और आंसर लगा ले कि आपका आंसर कौन सा है, बाकी तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना, आपको लेटर को देखना कि एक के बाद एक कैसे लिखा। जैसे यहाँ पर एक के बाद ऐसे लिखा है समूह में, तो ये कैसे लिखा आपको ऐसे चेक करना, बाकी आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो देखिए जैसे एल से ओ को देखते तो एल से ओ, एल 12 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो पहले में हमें यहाँ पर 3 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना 3 प्लस। यहाँ पर भी नीचे देख लेंगे एल से पी, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर टी से एक्स, टी से एक्स मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 4। फिर यहाँ पर बी से एफ, यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 4। हमने पहले पहले लेटर को देख लिया, मैंने इसीलिए देखा, यहाँ पर सारा हम चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले पहले को सभी में इसलिए देखा क्योंकि हमें कभी कभी पहले ही आंसर मिल जाता। अगर आपको यहाँ पर सभी में 4 या 3 दिखता तो फिर हम आगे से और चेक करते, जैसे ओ से यू को चेक करते हैं तो और हम आगे चेक करते, लेकिन ऐसा नहीं मिला है, मतलब ऐसा नहीं है, हमें यहीं पर अलग देखने को मिल रहा है। कौन सा वाला, ये 3 वाला। बाकी में सभी में पहले में 4 प्लस हुआ, लेकिन ऊपर वाले में 3 प्लस हो रहा, तो यही वाला असंगत, हमें यहाँ पर और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है और टाइम उतना हमें खर्च करना भी नहीं, फोकट का आंसर यही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यही वाला हमारा असंगत है। तो ये प्रश्न सोल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि हम एक ही बार में डायरेक्ट यहाँ से गिनते, ओ से यू को देखेंगे 6 प्लस हो रहा है,
फिर यहाँ पर भी वापस से देखेंगे तो माइनस हो रहा है, ये जा रहा है, फिर प्लस करेंगे तो ज़्यादा प्लस हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर सी हमारा कहाँ पर जाएगा, तो फिर वापस से जेड के बाद 26, 27, 28, 29 तक जाएगा। तो 29 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था आपको का 8 प्लस हो रहा था, इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन छोड़ो, हमें इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यही वाला हमारा भिन्न है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या पहचाने। यानी यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज दी है संख्याओं की, इस संख्या में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो जब आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है तो श्रृंखला को ध्यान से देखना है कि किस प्रकार लिखी है। तो संख्या में तो अगर देखे जाएंगे तो आसान दिख रहा है हमें, कैसे देखिए, एक के बाद एक, फिर एक के बाद फिर दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, फिर 8, फिर 13, फिर अगली हमें बताना। तो देखिए सबसे पहले संख्या को देखेंगे तो वर्ग घन नहीं दिखाई दे रहा है ना, हमें गुणा होता हुआ भी दिखाई दे रहा। वर्ग घन गुणा तो हमें दिखाई नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक का वर्ग एक होता है, लेकिन और आगे वर्ग देखेंगे, क्या किसी का वर्ग लिखा है, नहीं लिखा है। घन भी नहीं। क्या यहाँ पर गुणा करा, एक का गुणा एक, फिर दो का गुणा दो, फिर इसका गुणा तीन गुना करेंगे, नहीं होगा। इसका भी गुणा करेंगे तो हमारे पास 5, 8 ये संख्या आने का चांस नहीं है। क्योंकि 13 भी किसी के पहाड़ में इधर से नहीं आता, इनका कुछ भी करो 13 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, तो अब देखिए लॉजिक को समझना। इसे इन दोनों को आपस में जोड़ देते, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सबसे पहले इस एक को उठा के वैसा ही लिखेंगे, फिर यहाँ पर इन दोनों का आपस में जोड़ 2 हो जाएंगे, और फिर इन दोनों को भी आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 1 और 2 3 हो जाएंगे। 3 यहाँ पर लिखा है, जो संख्या आगे आ रही है वो लिखा है, ठीक है। और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, और 5 यहाँ पर लिखा है। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 8 यहाँ पर लिखा है। और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, तो 13 यहाँ पर लिखा है। अब हमें अगली संख्या बताना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर संख्या निकल जाएगी। तो 13 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 13 8 21 होते हैं। यहाँ पर अभी 21 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, ठीक है। फिर हमें और अगली संख्या बताना होता तो हम क्या करते, इन दोनों को आपस में जोड़ देते, लेकिन अगली नहीं बताना, हमें यहीं पर बताना था। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 21 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, प्रश्न को सोल्व करने के लॉजिक यानी कि तरीका पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर वर्ग घन गुणा तो दिखा ही नहीं, तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। इसमें भी आपस में प्लस माइनस भी होता है, मैं हर लॉजिक के प्रश्नों को ऐड करूँगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर समूह आएंगे। मतलब यहाँ पर भी हमारे पास लेटर सीरीज दी है, इस लेटर सीरीज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए लेटर सीरीज के भी प्रश्नों को क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर समूह में होता है। तो आपको हर समूह में एक एक लेटर को देखना है, एक के बाद एक को देखो, आसानी से प्रश्न सोल्व होगा। और ऑप्शन एलिमेंट कर लो, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर आर से क्या करेंगे, आर से एस को नहीं देखेंगे, आर से एस को नहीं देखना आपको, आर से वी को देखना है। तो आर से वी कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। वी से जेड को देखेंगे तो कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। जेड से डी को देखेंगे तो एबीसीडी में कितना प्लस हुआ है, 4। यहाँ पर 4 4 4 पैटर्न में 4 4 प्लस हो रहा, इसका मतलब इसमें भी 4 प्लस होना चाहिए। सेम तरीके से 4 प्लस करेंगे, क्योंकि पैटर्न 4 प्लस वाला है। तो डी 4 नंबर पे 4 प्लस करेंगे तो 8, मतलब यहाँ पर एच आना चाहिए। और एच ऑप्शन में देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर बी में है। क्या आपको और भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 4 प्लस, यहाँ पर 4 प्लस, यहाँ पर भी 4 प्लस। अगर ये वाला सभी में 4 4 प्लस हो रहा है, इसका मतलब 100% यहाँ पर भी 4 प्लस, और 4 प्लस करने पर यहाँ पर एच आएगा। तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी ही में दिया है पहला लेटर, तो यही सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं, चाहो तो आप कर लो, मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। एस से क्या करेंगे, जेड को देखेंगे कितना प्लस है, 7। जेड से यहाँ पर जी को देखेंगे तो 7 प्लस, जी से एन को देखेंगे तो 7 प्लस, एन में 7 प्लस करेंगे, एन 14 नंबर पे आता है, 14 7 कितने होते हैं 21, और 21 नंबर पे क्या आता है, यू आता है, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। तो यहाँ पर यू दिया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बताया था कि पहले ऑप्शन एलिमेंट करके लगा के आगे बढ़ जाओ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से असंगत मतलब अलग शब्द युग्मों को चुनिए। मतलब यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, तो उसका आपको चयन करना है। तो बताइए एक अलग कौन सा है। तो ये शब्द वाला देखिए, असंगत में क्या होता है, आपको संख्या मिलती है, मैंने संख्या बताया था। लेटर मिलते, लेटर बताया था। आपको शब्द भी मिलता है, जैसे यहाँ पर ओटावा और कन्नाडा दिया है, ठीक है। ओटावा कन्नाडा दिया है,
कराची पाकिस्तान दिया है, रोम इटली दिया है और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया दिया है। क्या आपको देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राजधानी है किससे, यहाँ पर कनाडा की ओटावा है तो ये इसकी राजधानी है, इटली की रोम है तो ये भी इसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर कैनबरा तो ये भी इसकी राजधानी। पाकिस्तान की क्या कराची है, नहीं, पाकिस्तान की कराची नहीं है, कराची इसकी राजधानी है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, ठीक है, तो ये इसकी राजधानी नहीं है। बाकी सबकी सब यहाँ पर राजधानी है लेकिन ये नहीं है, तो ये राजधानी है, तो ये सभी की सभी एक जैसे। तो असंगत हमें पूछा था तो ये वाला असंगत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर अलग युग्म है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको हर देश की राजधानियाँ पता होना चाहिए और मुद्राएं पता होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न देखिए, यहाँ पर कथन दिया है और इसके 3 निष्कर्ष दिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, उसके बाद आपको कथन के बारे में निष्कर्ष क्या दिया ये आपको बताना है, यानी कि कथन को चॉइस करना है कि कथन क्या आ रहा है, ठीक है, मतलब कथन नहीं निष्कर्ष। तो सबसे पहले कथन को समझना है। कथन को कैसे समझना, डायग्राम के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी बेंच, ये भी यानी कोई भी बेंच, ठीक है, कोई भी बेंच, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये क्या है, बेंच है, ठीक है, ये क्या है, ये बेंच है। और इसका क्या कहना है कि कोई भी बेंच क्या है, उसका कहना है कि कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। इसका कहना है कि कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। कुर्सी नहीं, इसका मतलब ये है कि कुर्सी का मैं के ले लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है, ये कुर्सी के मतलब कुर्सी और बी मतलब बेंच। अब इसका कहना है कि कोई भी कुर्सी बेंच नहीं है, मतलब ये है ही नहीं, ये है ही नहीं कह रहा, तो इनका संबंध कोई भी नहीं, मैंने क्रॉस लगा दिया। अब नीचे पढ़िए दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि सभी सोफे क्या है, बेंच है। अब जितने भी सोफे हैं सभी के सभी क्या है, बेंच है। जितने भी सोफे हैं वो सभी के सभी बेंच है, तो वो बेंच के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, बड़ा बनाता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, बड़ा बनाता है, क्यों, क्योंकि इसने कहा कि सभी के सभी सोफे बेंच है, तो ये हमारा बेंच हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेंच हो गया, और जितने भी सोफे वो बेंच है, इसका मतलब सोफे जो है वो बेंच के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर इसके अंदर सोफे आ जाएंगे। सभी की सभी सोफे क्या है, बेंच है, तो यहाँ पर सोफे आ जाएंगे, तो ठीक है, मैंने सोफे बना लिया, सभी सोफे बेंच है। तो दिख रहे हैं अभी। अब तीसरे देखिए, तीसरों का देखेंगे। तीसरा करा कि सभी मेजे क्या है, सोफे हैं। अब जितने भी मेजे हैं सभी के सभी सोफे हैं, ठीक है, सभी के सभी सोफे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं इसको और मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा, क्योंकि मेजे भी सोफे के अंदर ही है, ठीक है, मेजे भी क्या है, सोफे के अंदर है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सोफे हो जाएंगे। उस सोफे का अंदर ही क्या है, तो आपको हो गए मेजे हैं, क्या है, मेजे हैं, क्योंकि सभी के सभी मेजे क्या है, सोफे, तो ये भी सोफे के अंदर बन जाएगी, ये भी इसके अंदर बन जाएगी, और ये क्या है, मेज है, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आपको इसके अंदर से अंदर बनाना, जैसा कह रहा है वैसा। अब देखिए, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी बेंच कुर्सी नहीं है। दूसरा देखिए, सभी सोफे बेंच है, तो जितने भी सोफे बेंच के अंदर है, ठीक है, सही बना। सभी मेजे सोफे, क्या सभी की सभी मेजे सोफे के अंदर है, तो ये भी अंदर है, सही बना, मतलब डायग्राम अभी सही बना है। अब इसके बारे में हमें निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए निष्कर्ष से क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि कोई मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, तो ये आपको दिखाई दे रही है, तो सही बात है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, ठीक है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। उसके बाद कोई सोफे कुर्सियाँ नहीं है, तो ये भी ठीक है, कोई सोफे मतलब कुछ सोफे कुर्सियाँ नहीं है। फिर तीसरे को देखिए, सभी मेजें बेंच है, सभी मेजें बेंच है। क्या सभी की सभी मेजें बेंच दिखाई दे रही, नहीं, सभी की सभी मेजें भी बेंच नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कथन देखिए, सबसे पहले तो कोई मेज कुर्सी नहीं है, तो कोई मेज कुर्सी नहीं है, तो सही बात है ये तो, कि कोई भी मेज कुर्सी नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि जब सभी की सभी बेंच कुर्सी नहीं है, कोई भी बेंच कुर्सी नहीं, तो मेज कैसे हो सकती, क्योंकि मेज तो ऑलरेडी सोफे के अंदर है और सोफे बेंच के अंदर है। तो ये बात तो सही कह रहा है कि कोई मेज कुर्सी नहीं है, तो ये बात सही है कि कोई भी मेज कुर्सी नहीं, ये सही है, ठीक है, क्योंकि नहीं है। अब यहाँ पर दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ सोफे कुर्सियाँ, क्या आपको यहाँ पर कुछ सोफे कुर्सियाँ दिखाई दे रहा, नहीं। जब भाई यहाँ पर कोई भी सोफा मतलब कोई भी बेंच कुर्सियाँ नहीं और सभी के सभी सोफे बेंच के अंदर है, तो वो कैसे हो सकते कुछ, तो ये गलत है। यहाँ पर दिख ही नहीं रहा ना कुछ से सोफे कुर्सियाँ क्या नहीं है, हमें पहले कहा कि बेंच नहीं है, तो फिर सोफे कैसे हो सकते, तो दूसरा वाला गलत है।
तीसरे को देखिए, तीसरा करा कि सभी की सभी मेजें क्या है, बेंच है। जितने भी मेजें वो सभी की सभी बेंच है, तो ये बात सही है क्योंकि देखिए सारे के सारे सोफे क्या है, बेंच के अंदर है। और जितने भी मेजें वो भी सोफे के अंदर, जब सोफे जो बेंच के अंदर है और मोजे सोफे के अंदर है, तो ये भी इसके अंदर ही है। वैसे यहाँ पर भी दिख रहा है और उसके अंदर ही है, तो ये वाला भी सही कि सभी की सभी मेजें क्या है, बेंच है। तो यहाँ पर तीसरा वाला भी सही है। तो निष्कर्ष हमारा पहला और तीसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन में देखिए पहला और तीसरा कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न सेम टाइप का, सेम तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें अभी अपनी ओर से। तो देखिए यहाँ पर भी कथन को पढ़ेंगे। सबसे पहले कथन कह रहा है कि कुछ कपड़े क्या है, साड़ी है। यानी यहाँ पर मैं कपड़े का के ले रहा हूँ, मतलब समझने के लिए ये कपड़े है, ठीक है। और इसका क्या कहना है कि कुछ कपड़े क्या है, साड़ी है। तो ये कुछ कपड़े क्या है, साड़ी है। तो यहाँ पर मैं कुछ कपड़े का हिस्सा लेकर यहाँ पर साड़ी बना लेता हूँ। तो कुछ कपड़े क्या है, साड़ी है, तो ये मैंने बनाया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि नीचे सभी साड़ी क्या है, सिल्क है। जितनी भी साड़ी है सभी के सभी क्या है, सिल्क है। तो यहाँ पर सभी साड़ी को क्या करूँ मैं, सिल्क के अंदर बना लूँ। तो ये सिल्क है, सिल्क का मैं यहाँ पर ऐसा ही बना देता हूँ ताकि सिल्क ऐसे सेम हो जाएगा, ठीक है। तो सभी साड़ी सिल्क है, तो ये सिल्क के अंदर है। अब हम इसके क्या करेंगे, यहाँ पर निष्कर्ष को समझिए। तो पहला निष्कर्ष से क्या कह रहा है कि कुछ कपड़े सिल्क है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कपड़े सिल्क दिखाई दे रहे थे? हाँ, हमें दिखाई दे रहे स्पष्ट रूप से, क्योंकि देखिए साड़ी सभी की सभी क्या है, तो आपको कि सभी की सभी साड़ी सिल्क है और कुछ साड़ी क्या है, यहाँ पर कपड़े है। यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये पहला वाला तो सही कह रहा है, ठीक है। पहला हमें यहाँ पर सही कह रहा है। फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि कुछ सिल्क साड़ी है। क्या आपको कुछ सिल्क साड़ी दिखाई दे रही? जब सारी की सारी साड़ी क्या है, सिल्क है। अब कुछ सिल्क तो होगा ना। अब देखिए सारे सिल्क साड़ी नहीं होंगे लेकिन कुछ होंगे, तो दूसरा वाला भी सही कि कुछ सिल्क साड़ी है, ठीक है। कुछ सिल्क साड़ी है या कुछ साड़ी भी सिल्क है, लेकिन सभी की सभी सिल्क साड़ी नहीं होंगे, सभी की सभी साड़ी सिल्क हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही है, दोनों की दोनों निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। बाकी देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए साथ में और शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पी सी का बेटा है, सी का विवाह डी से हुआ है, डी ओ की बहन है, ओ एम की बेटी है, एक्स सी की माँ है और डब्ल्यू से विवाहित थे। तो पी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पी सी का बेटा है, यानी जो पी है, ठीक है, ये जो पी है ये क्या है, सी का बेटा है। तो सी को कहाँ पर लिखेंगे, तो बेटा हमेशा नीचे वाली जनरेशन है, बाप से या पिता से, मतलब पिता या माँ से। तो पी क्या है, सी का बेटा है, तो इसका मतलब सी ऊपर जाएगा, ठीक है। सी ऊपर जाएगा तो पी क्या है, सी का बेटा है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। सी का बेटा कौन है, पी है। उसके बाद आगे पढ़िए, आगे क्या करें कि सी का विवाह डी से हुआ है। अब सी का विवाह डी से हुआ, विवाह मतलब ये पति पत्नी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डबल जोड़ा बनाएंगे। और किससे हुआ, डी से हुआ, तो सी का हुआ डी से हुआ। अब यहाँ पर पति कौन है पत्नी कौन है ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन सी का विवाह डी से हुआ है, तो ठीक है ये दोनों पति पत्नी है, लेकिन कौन पति पत्नी अभी कंफर्म नहीं है। आगे पढ़िए प्रश्न, आगे करा कि डी ओ की बहन है। डी क्या है, ओ की बहन है, ठीक है। ओ की बहन कौन है, डी है, ये ओ हो जाएगा। और ओ की बहन कौन है, डी, ये बहन है। अब हमें यहाँ पर 100% दिख रहा है। अब ये एक औरत है, मतलब यहाँ पर बहन है, मतलब ये एक औरत है। अब ये अगर एक औरत है इसका मतलब ये है कि ये मतलब आदमी होगा, क्योंकि ये पति पत्नी है ना, तो ये आदमी हो जाएगा। मतलब ये अब दोनों पति पत्नी, सी पति है और डी इसकी पत्नी है, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी, अब कंफर्म हो चुका है कि सी पति है और डी इसकी पत्नी है। अब आगे पढ़िए, आगे प्रश्न करें कि ओ एम की बेटी है। ओ जो है एम की बेटी, ये ओ है एम की बेटी, तो एम को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये इसकी कौन है, बेटी है। तो एम कहाँ पर लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा, ठीक है। तो एम की बेटी कौन है, ओ है। फिर आगे प्रश्न को पढ़ेंगे तो एक्स सी की माँ है। जो एक्स है कि सी की माँ है, सी की माँ है, तो इसको भी एक्स को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये सी की माँ है। तो इसको क्या करेंगे, माँ के रूप में बना लेंगे। तो एक्स सी की माँ है, और कह रहा है कि एक्स सी की माँ है और डब्ल्यू से विवाहित है। यानी एक्स क्या है, सी से माँ है और सी की माँ है,
एक्स सी की माँ है और डब्ल्यू से विवाहित है। इसका मतलब क्या है कि ये डब्ल्यू की पत्नी हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी माँ है और डब्ल्यू से विवाहित है, तो इसका मतलब ये पति होगा। तो यहाँ पर ये भी दोनों आपस में पति पत्नी है। अब प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है, प्रश्न जो हमें पूछ रहा है कि पी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, यानी ये जो पी है, पी का डब्ल्यू से क्या संबंध है। यहाँ आपको पता है कि डब्ल्यू से क्या संबंध, मतलब डब्ल्यू का पी क्या लगेगा ये आपको बताना है। जहाँ पर भी से लगा वहाँ से उल्टा बताना कि पी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, यानी कि डब्ल्यू का पी क्या लगेगा। तो पी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, मतलब डब्ल्यू का पी क्या लगेगा, तो बताइए डब्ल्यू का पी क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दोनों क्या आपस में पति पत्नी है। और आपको पता है कि यहाँ पर डब्ल्यू का ये कौन है, तो डब्ल्यू का ये कौन है, बेटा है। कौन, सी इसका बेटा है। और बेटा का ये कौन है, बेटा है। तो बेटा का बेटा क्या लगता है, पोता लगता है या फिर बेटा का बेटा। ऑप्शन में देखिए, क्योंकि ये डब्ल्यू की कौन है, ये बहू है। डी कौन है, बहू है। तो इनका तो पूछा ही नहीं, हमें पी का पूछा है। तो एक्स का ये बेटा है तो डब्ल्यू का भी ये बेटा होगा। और बेटा का बेटा कौन है, पी है। तो बेटा का बेटा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगर आपको ऑप्शन में बेटा का बेटा नहीं होता है तो पोता मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बेटा का बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भाई का बेटा नहीं होगा, बहन का बेटा नहीं होगा और बेटी का बेटा भी नहीं होगा, क्योंकि बेटी नहीं है, बेटा है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको यहाँ पर क्या करना होता है, प्लस माइनस भी दर्शाना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मतलब कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर भी आपको समीकरण ही देखना है। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि m माइनस एन प्लस ओ का अर्थ क्या है, ये हमें ऑप्शन से बताना है। तो सबसे पहले देखिए इस समीकरण पे ध्यान देना है। जैसे इन दोनों में सबसे पहले हमें संबंध देखना है कि इन दोनों में संबंध क्या है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि Q प्लस आर का अर्थ है कि Q आर की माता है, मतलब जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माता का अर्थ है, जहाँ पर माइनस है उसमें पत्नी का अर्थ है, जहाँ पर गुणा है वहाँ पर भाई का अर्थ है, जहाँ पर भागित है वहाँ पर बेटी का अर्थ है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना, सीधे समीकरण पे ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन देखता हूँ, एम और एन का रिलेशन क्या है, आप कहोगे यहाँ पर माइनस का अर्थ है, मतलब यहाँ पर माइनस दिया है और माइनस का अर्थ क्या कहा है, तो माइनस का अर्थ का कि Q माइनस आर का अर्थ है क्यू आर की पत्नी। Q माइनस आर का अर्थ है कि Q आर की पत्नी है। तो जहाँ पर माइनस लगा वहाँ पर पत्नी का संबंध है। तो यहाँ पर देखिए Q माइनस आर का संबंध है कि Q आर की पत्नी है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर Q आर की पत्नी, तो यहाँ पर भी M N की पत्नी हो जाएगी। M क्या हो जाएगी, M N की पत्नी हो जाएगी। N की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर संबंध के हिसाब से देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एम एन की पत्नी हो जाएगी, एम एन की पत्नी, तो ये क्या हो गई, पत्नी हो गई और ये पति हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पर ओ और एन का संबंध देखेंगे, ओ और एन का, ठीक है। आपको एक तरफ से चलना है। तो यहाँ पर प्लस का अर्थ है और प्लस का अर्थ क्या कहा कि क्यू, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है। तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, एन ओ का पिता हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, ओ का पिता हो जाएगा। तो ओ यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका कहना है कि इसका अर्थ क्या है, इसका कहना है कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है, अब ऑप्शन हम लगाएंगे। ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे एम ओ की माता है, क्या एम ओ की माता है। तो यहाँ पर हमें एम ओ की माता दिखाई दे रही है, एम ओ की माता है, हाँ हमें दिखाई दे रही है कि एम ओ की माता, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्यू आर की पत्नी है तो एम एन की पत्नी, तो एम ओ की माता है तो एम ओ की माता, ये बात सही है। यहाँ पर देखिए एम ओ की बेटी है, क्या एम ओ की बेटी है, नहीं, ये गलत है। एम ओ का भाई है, नहीं, एम ओ का भाई है क्या, तो नहीं है, एम ओ का भाई नहीं है, तो ये भी गलत है। एम ओ का पिता है, क्या एम ओ का पिता दिखाई दे रहा है, नहीं, पिता तो एन है, एम तो माता है, तो ये भी गलत है। तो हमें यहाँ पर इसका अर्थ क्या दिखाई दे रहा है, एम ओ की माता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही कह रहा है, ठीक है। क्योंकि बाकी बी सी डी तो ये अलग ही कह रहे हैं, क्योंकि इसी हिसाब से दिख नहीं रहा ना, ओ का पिता कौन है, एन है, माता कौन है, एम है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि एम ओ का पिता है, क्या एम ओ का पिता है, नहीं है, एम ओ की माता है, तो ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए शब्दों को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर 3 शब्द दिए, बैग दिया है, चमड़ा दिया है और कपड़ा दिया है। इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये आपको बताना, ठीक है। तो देखिए सब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना, तो क्या करना है कि जो शब्द दिए उनको ध्यान से देखना है और क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना, क्योंकि आपको शब्दों के बारे में पता भी होगा लेकिन फिर भी क्या करता प्रश्न को गलत कर देते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं
कि हमें तो इनका संबंध आसानी से पता है, क्या करते हैं डायरेक्ट क्या करते हैं डायग्राम बनाने का सोचते हैं और गलत डायग्राम बन भी जाता है। देखिए सबसे पहले मान लो एक शब्द का बना लेते थे, हमने क्या करा बेग का डायग्राम बनाया। तो मान लो ये मैंने क्या करा बेग का डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये बेग है। उसके बाद अब बेग का डायग्राम तो हमने आसानी से सिंगल है तो बना दिया, अब हम दूसरे शब्द का बनाएंगे। आप यहाँ पर चमड़ा या कपड़ा किसी का भी बना सकते हो। तो मान लो अभी यहाँ पर हम चमड़ा का बनाते हैं। तो चमड़ा का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जैसे हमने अभी यहाँ पर बेग का जो ये वाला डायग्राम बनाया, क्या इनका चमड़ा से कोई संबंध है या नहीं है। तो क्या देखिए बेग और चमड़ा, क्या बेग और चमड़ा का आपस में संबंध है, तो हाँ है। क्योंकि देखिए जो कुछ बेग है वो चमड़े के भी बनते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ चमड़े से बेग बनता है तो कुछ बेग चमड़े के होते हैं, सभी की सभी बेग नहीं होते, कुछ होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे चमड़ा का जो डायग्राम बनाएंगे कुछ हिस्सा बेग का ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ बेग चमड़े के भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे। अब तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर क्या दिया है, तीसरा शब्द हमें दिया है कपड़ा। अब कपड़ा का डायग्राम बनाने से भी पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर चमड़ा और बेग का डायग्राम बनाया है, ये दो, क्या इनका संबंध कपड़ा से है या नहीं है। तो आप कहोगे क्या कुछ कपड़े चमड़े के होते हैं, तो आप कहोगे होते हैं। क्या कुछ बेग चमड़े के होते हैं, तो क्या होते हैं। देखिए अभी तक आपने कुछ कपड़ा जो चमड़ा का देखा, तो आप होंगे देखा होगा। क्या आपने कभी बेग चमड़ा का देखा, तो आप कहोगे हाँ हमने देखा है। लेकिन हमने कपड़े अभी तक चमड़े के नहीं देखे। हाँ हमने बेल्ट चमड़े का देखा लेकिन कपड़ा नहीं देखा। उसके बाद हमने यहाँ पर कपड़ा जो बेग है, कुछ बेग कपड़े के होते हैं लेकिन चमड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कपड़े का डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए कुछ कपड़ा चमड़ा का होता है क्या, नहीं, अभी तक कोई ऐसा कपड़ा है जो चमड़े का है वो हमने नहीं देखा। चमड़े का कपड़ा कैसे हो सकता, तो ये तो नहीं है। हाँ बेग हो जाता है लेकिन कपड़ा चमड़ा कोई संबंध नहीं है। लेकिन कुछ कपड़े से बेग होता है, इसीलिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, उस साइड से बनेगा। आप कहोगे जैसे स्वेटर है, ठीक है, स्वेटर चमड़े के भी होते हैं। यहाँ पर स्वेटर और कपड़े में अंतर है, ठीक है, तो इसलिए कपड़ा मतलब एक कपड़ा है, तो इसलिए कपड़े और चमड़ा का कोई भी आपस में संबंध नहीं है। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी लगा रहे होंगे लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्योंकि चमड़ा कपड़ा इनका आपस में संबंध नहीं है स्पष्ट रूप से। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न करें कि यहाँ पर विकेटों की कुल संख्या कितनी है। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस आकृति का अध्ययन करना होगा और फिर बताना कि विकेटों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले विकेटों की कुल संख्या, जैसे इसमें देखेंगे तो सभी की सभी संख्या अपना आप में क्या है, ट्रक है। यहाँ पर क्या अपना आप में ट्रक है, हमें ट्रक से कोई लेना देना है ही नहीं। उसने तो केवल पूछा है कि विकेटों की कुल संख्या, और इसमें अपना आप में क्या है कि सभी की सभी यहाँ पर जितनी भी संख्या सभी की सभी अपना आप में क्या है, गेंद है, क्या है, गेंद है। लेकिन प्रश्न का ये कहना है कि विकेटों की कुल संख्या, मतलब इसके अंदर विकेट कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या है वो कितनी ये आपको बता देना है, क्योंकि विकेटों की कुल संख्या का। तो त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्या है वो आपको बताना है। तो बताइए त्रिभुज के अंदर कितनी संख्या है, 16, 8, फिर यहाँ पर क्या है 13, फिर 24 से। तो 16, 8 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 16, 8 हमारे पास हो जाएंगे 24, 24 और यहाँ पर कितने 13 और 4 कितने हो जाएंगे, 13, 4, 17, 24, 17 कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकेटों की कुल संख्या कितनी है, 41 से। ऑप्शन में देखिए 41 कहाँ पर है, 41 कहाँ पर है, तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि विकेटों की कुल संख्या कितनी, तो केवल हमें यहाँ पर विकेट बताना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 संख्या 21, 22, 23, 24, 25 और 26 लिखी गई है। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है। संख्या 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। 3 पासे दिए हैं और संख्या 24 के विपरीत फलक पर बताना है। तो आपको पता है कि एक पासे मतलब पासे पे टोटल 6 फलक होती है और 6 फलक पे 6 ही संख्या या चिन्ह या शब्द दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि 21, 22, 23, 24, 25 और 26 दर्शाए गए हैं, मतलब सभी दे दिया है, हमें 24 का विपरीत बताना है।
तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, पासे में कॉमन संख्या देखते हैं। क्या करते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, तो पहले दो पासों में कॉमन देखेंगे। तो हमें कॉमन जो दिखाई दे रहा है 21 और 25 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 21 और 25 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब हमें डबल कॉमन दिखाई देता है तो उस कंडीशन में बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे यहाँ पर 23 का 22 और 22 का 23, लेकिन हमें तो यहाँ पर 24 का पूछा है। तो अगर 23 का पूछा जाता तो हम आसानी से 22 बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 24 का पूछा है तो यहाँ पर हम नहीं बता पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे में कॉमन देखेंगे, पहले और तीसरे में। तो इसमें हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, आप कहोगे इसमें जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है वो 25 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 25 कॉमन दिखाई दे रहा था। जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको क्या करेंगे, हम एक तरफ लिख लेंगे। एक तरफ हमने लिखा, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो पहले पासे में कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर हमें 23 मिला, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर 21 मिला। तो जैसा मिला वैसे लिख लेंगे। पहला में यहाँ पर 23 मिला था, फिर हमें यहाँ पर 21 मिला। सेम तीसरे पासे में चलेंगे 25 से, तो हमें यहाँ पर 22 मिला, आगे चलेंगे तो 24 मिला। तो जैसे मिला वैसे कि वैसे यहाँ पर भी लिख लेंगे। पहले 22 मिला, फिर हमें यहाँ पर 24 मिला, और इनको आमने सामने करेंगे। 21 के सामने 24 और 22 के सामने 23, 23 के सामने 22 और 25 के सामने कौन हो जाएगा, तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही, जो 26 बची थी, वो इसके सामने हो जाएगी। आमने सामने किया तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे आपको पता है पहले 23 और 22 तो एक दूसरे के विपरीत थे, पहले ही हमने निकाल लिया था, और यहाँ पर भी विपरीत थे। हमें किसका, 24 का पूछा। 24 के सामने क्या, 21 है, 21 के सामने 24 है। तो 24 का पूछा था, 24 का विपरीत क्या है, 21 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर 25 का पूछा जाता तो 25 के सामने क्या है, 26 है, क्योंकि हमने कॉमन देखा तो एक को काट देना होता है, क्योंकि कॉमन रहता है तो एक जो नहीं दिखाई दे रहा है वो कॉमन का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक बचा हुआ था, 26 बचा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 24 का पूछा था तो 21 हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया, सेम टाइप का ही प्रश्न है। जैसे 3 पासे अभी हमने संख्या वाला सोल्व किया, आपको लेटर भी मिल सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक ही पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर ABCDE और F लिखे गए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है। अक्षर एक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना, कॉमन देखना है। पासे पे एक से अधिक पासा, 2 पासे 3 पासे हो तो आपको कॉमन ही देखना है, चाहे संख्या हो, लेटर हो, शब्द हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉमन देखेंगे, और हमें यहाँ पर किसका, ए का पूछा है। तो कॉमन देखिए, पहले दो पासों में कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर बी और सी हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, बी और सी, मतलब यहाँ पर हमें डबल कॉमन दिखाई दे रहा है। अब मैंने जस्ट बताया था कि जब आपको डबल कॉमन दिखाई दे उस कंडीशन में बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर ई और ए आपस में विपरीत है, ठीक है। ई और ए आपस में विपरीत है। क्या आपको यहाँ पर और भी चेक करने की ज़रूरत है, नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर ए का पूछा और ए का हमें पहले ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ई निकल चुका है, तो हमें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ए का विपरीत ई निकला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आगे और देख के निकाल सकते हो, तो ई ही निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी पासे का ही प्रश्न है, लेकिन खुले पासे का प्रश्न है। प्रश्न करा कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा, युग्म पूछा है। तो सबसे पहले देखिए, खुले पासे में मैंने बताया था कि कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए, और एक छोड़ के एक चलना है लगातार तीसरी सतह में। तो ये लगातार तीसरी सतह वाला है, एक छोड़ के एक चलेंगे तो एम से क्या करेंगे, आर को छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें क्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर एम का क्या हो जाएगा, एम का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसके बाद और हमें चलना है यहाँ पर आर से, आर को क्या करेंगे, क्यू को छोड़ के आगे चलेंगे तो हमें ओ मिला है। तो आर का क्या हो जाएगा, आर का ओ हो जाएगा, तो आर के सामने ओ हो गया है, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ है यहाँ पर एन से क्या करेंगे, आगे चलेंगे तो हमें पी मिल जाएगा। ये भी तो लगातार तीसरी शर्त है, 1 और 2 और 3, तो एन का क्या है, तो एन का पी है, ठीक है। एन का विपरीत क्या है, पी है। क्या इनके कोना और भुजा मिल रहा है, किसी का भी कोना और भुजा नहीं मिला है, इसका मतलब 100% सही है। क्योंकि देखिए जैसे एन यहाँ पर है, ये एन का बॉक्स यहाँ पर है, क्या इसका कोना कहीं पी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा, नहीं, और किसी का भी नहीं मिलना चाहिए। किसी एक का भी मिल गया तो बाकी भी गलत हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आर और क्यू का भी कोना भुजा मिल रहा है क्या, तो नहीं मिल रहा, आर यहाँ पर है
आर और ओ, ठीक है, आर और ओ, तो यहाँ पर भी कोना भुजा नहीं मिला, इसका मतलब ये भी सही है, तो कोना भुजा नहीं मिलना चाहिए। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, जैसे ऑप्शन कह रहा है कि आर और ओ आपस में विपरीत है, मतलब विपरीत युग्म पूछा था ना हमें, क्या आर और ओ है? हाँ, आर और ओ है। क्या एम और पी है? नहीं, एम और क्यू ही विपरीत है, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा, क्योंकि एम और क्यू विपरीत युग्म है, ये विपरीत युग्म है, लेकिन यहाँ पर एम तथा पी कह रहा नहीं। उसके बाद क्यू तथा पी, क्यू तथा पी है क्या? नहीं, सी भी नहीं होगा। क्या एन और क्यू है क्या? नहीं, एन और पी है, तो ये भी नहीं होगा। आर तथा ओ है, तो हाँ, आर तथा ओ हमें यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आर तथा ओ विपरीत युग्म है, ठीक है, बाकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 7 व्यक्ति सी एफ डी के ओ एल और वी एक सीधी पंक्ति में एक दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक सीधी पंक्ति में एक दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, जैसे आप बैठे होंगे, ठीक है, आप बैठे हो या लेटे हो कोई भी नहीं, आप स्क्रीन पे ध्यान देना। जैसे आप मान लो आप बैठे हो, ठीक है, जैसे आप बैठे तो आप उत्तर की ओर मुख करके बैठे हो, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण की ओर, मतलब आप पीछे की ओर देख के बैठे हो, ठीक है, पीछे की ओर देख के बैठे हो। इसका मतलब ये है कि जैसे आप इस साइड घूम के बैठे हो, ठीक है, इस साइड, तो आपका बायां किधर होगा? बायां इधर होगा, मतलब ये बायां है, और दायां किधर होगा? तो दायां आपका इधर होगा, ठीक है, ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। अभी अभी आप जैसे बैठे होंगे उत्तर की ओर सीधे बैठे होंगे, तो आपका दायां बायां ऐसा होगा। लेकिन इसका क्या करना है? इसका कहना है कि ये दक्षिण की ओर, मतलब ये नीचे की ओर देख रहा है, मतलब दक्षिण की ओर, तो इनका जो बायां है, बायां किधर होगा? तो यहाँ पर अभी इनका दायां हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, और इधर इनका क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा, पलट जाएगा। इधर क्या था? पहले बायां था, लेकिन ये बायां इस साइड आ जाएगा और दायां इस साइड आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा है। अब देखिए, अब इनका दायां बायां पलट जाएगा। अब प्रश्न क्या करा कि 7 व्यक्ति सी एफ डी के ओ एल और वी एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। इतना तो क्लियर है कि ये नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है, एक बार मैं इस साइड लिख देता हूँ, ये नीचे की ओर देख रहे हैं, और इनका इस साइड क्या हो जाएगा? तो इस साइड इनका दायां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा? तो इस साइड इनका क्या हो जाएगा? तो इस साइड इनका बायां हो जाएगा, ठीक है, इस साइड बायां हो जाएगा। तो ये नीचे की ओर दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो ऐसा है। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि वी एफ के दाएं और तीसरे, मतलब दाई और वी एप के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। अब वी है एप की दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मान लो यहाँ पर मैं ऐप को बिठा देता हूँ, ठीक है, ये ऐप को बिठाया मैंने, यहाँ पर मान लो मैंने ये ऐप को बिठाया, ठीक है, ये मैंने ऐप को बिठा दिया, यहाँ पर ऐप को बिठाया, और इसका देखिए वी ऐप के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ऐप का दायां किधर होगा? तो दायां इस साइड है, तो ऐप का दायां इधर होगा। दूसरे स्थान पर तो ये मान लो, एक तो ये पहला ये यहाँ बैठा है, ठीक है, अब दूसरे स्थान पर तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठेगा, और दूसरे स्थान पर तो यहाँ पर वी बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर कौन बैठेगा? वी बैठेगा, ये मैंने वी को बिठा लिया है, ठीक है, वी को बिठाया, तो वी ऐप के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा, तो वी ऐप के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, क्योंकि यहाँ पर कोई बीच में बैठेगा, क्योंकि दायां इस साइड है। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। आगे कह रहा कि ओ, ये जीरो की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ओ है, तो ओ के दाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ओ की दाएं और केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। इसका मतलब हम ओ को यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, ठीक है, ओ को हम यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, और ओ के दाएं और केवल 3 व्यक्ति, तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है, केवल ये 3 व्यक्ति, और बाकी के जो बचे हुए वो इधर हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी बिठा सकते हैं, इस साइड भी हो सकता है, कोई कह नहीं सकते हैं, ठीक है, हमने वहाँ पर बिठाया। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, या आप इसको हटाना पड़ सकता है, ये तो कन्फर्म है। आगे प्रश्न कह रहा है कि ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी क्या है? के है। ओ और डी का निकटतम पड़ोसी क्या है? के है। तो यहाँ पर इस साइड भी हो सकता है कि ओ और डी का निकटतम पड़ोसी क्या है? के है, तो ये डी हो जाएगा। इनका निकटतम पड़ोसी कौन है? के है, और डी का निकटतम पड़ोसी के है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे पढ़िए। आगे यहाँ पर के है, उसके बाद क्या है? एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो अभी तक 6 व्यक्ति बैठ चुके थे, अब हमारे पास एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम एल को कहाँ पर बिठाएंगे कि यहाँ पर केवल 3 व्यक्ति हो जाएंगे। तो आप कहोगे यहाँ पर तो बिठा नहीं सकते हैं, यहाँ पर भी बिठा नहीं सकते हैं, यहाँ पर बिठाएंगे तब तो इनके बीच में 3 व्यक्ति, लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं बिठा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें अभी हटाना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ओ को उस साइड बिठाना है। कैसे? देखिए, यहाँ पर करें कि ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो अब हम ओ को यहाँ पर बिठाएंगे। क्या करेंगे? ओ को यहाँ पर बिठाएंगे। ओ यहाँ पर बिठाए और इसके दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति, तो एक यहाँ पर हो जाएगा एक,
फिर ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा व्यक्ति, ठीक है। ये अब हमने इस साइड बिठाया। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, ठीक है। इतना क्लियर है, के है। तो ओ और डी का निकटतम पड़ोसी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा और यहाँ पर के आ जाएगा, क्योंकि निकटतम पड़ोसी, तो के यहाँ पर होगा तभी तो निकटतम होगा। तो ये बात सही है कि ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, तो ये हमने इस साइड बिठा के बता दिया। फिर आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ पर हम एल को बिठा देंगे, तब एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सही है कि एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे प्रश्न पढ़िए कि एफ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो एफ है ये एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये कि एल तो यहाँ होगा नहीं। अब केवल एक ही व्यक्ति बैठा, कौन बचा है, सी बचा, तो सी यहाँ पर बिठ जाएगा, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 7 लोग हो चुके हैं। अब प्रश्न को चाहो तो आप एक बार वापस से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार वापस से पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि हमें वापस से एक बार पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, दक्षिण को मुख करके बैठे, यहाँ तक क्लियर है। वी एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर है, मतलब वी एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा, तो वी एफ के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हमें दिखाई दे रहा है। ओ के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ओ के दाएं ओर भी केवल 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, तो यहाँ पर भी ओ और डी का निकटतम पड़ोसी के है, सही है। एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, तो एल और ओ के बीच यहाँ पर, मतलब एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है, एल और वी के बीच केवल 3 व्यक्ति। फिर आगे देखिए, एफ एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर एल एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये भी सही कि एल एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये भी बात सही है। अब प्रश्न क्या करा लास्ट में, देखिए पंक्ति के सबसे बाईं ओर कौन बैठा है, तो बताइए ये इधर क्या है, ये इधर क्या है। अब आपको मैंने अभी बता दिया था ना कि जैसे इस साइड क्या है तो ये दाया है, और इस साइड क्या है तो ये बाया है, तो हमें बाएं ओर पूछा है, तो बाएं ओर हमें कौन दिखाई दे रहा, एफ दिखाई दे रहा। दाएं ओर कौन दिखाई दे रहा, एल दिखाई दे रहा। तो एफ यहाँ पर पंक्ति में बाएं ओर कौन बैठा, तो एफ बैठा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने है। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो कृतिका का मुख किस दिशा में, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। सूर्यास्त के समय, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि सूर्य अस्त किस साइड होता है, किस दिशा में, और उदय किधर होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं दिशा समझाता हूँ। जैसे एक रियल वाली दिशा जो हमारी होती है ना, रियल वाली दिशा, तो हमारा रियल में कहाँ पर होता है, पूर्व की तरफ भी, तो रियल वाली तो दिशा है, तो ये क्या हमारा पूर्व है, ठीक है। ये क्या है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है, और ये क्या है, दक्षिण है, और ये क्या है, ये उत्तर है, ठीक है। ये क्या है, उत्तर है। अब यहाँ पर क्या है, किसका कहना है कि सूर्य अस्त के समय, तो सूर्य अस्त किस साइड होता है, तो आपको पता होगा कि सूर्य अस्त तो पश्चिम में होता है और पूर्व से उदय होता है। तो सूर्य अस्त के समय मतलब इसका मतलब ये कि सूर्य यहाँ पर होगा, मतलब पश्चिम में होगा, ठीक है। सूर्य कहाँ पर होगा, पश्चिम में होगा, क्योंकि सूर्य अस्त के समय सूर्य पश्चिम में रहेगा। सूर्य उत्तर दक्षिण में तो जाता ही नहीं है। ये देखिए, सूर्य उदय के समय सूर्य पूर्व में रहता है और सूर्य अस्त के समय पश्चिम में रहता है, ठीक है। अब इसका कहना है कि लोपा और कृतिका आमने सामने खड़ी है, तो आमने सामने खड़ी है तो किस साइड गिरेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप अगर पश्चिम की ओर खड़े रहोगे तो आपकी जो पश्चिम की ओर खड़े रहोगे तो आपकी छाया किधर गिरेगी, तो आप कहोगे पूर्व की ओर गिरेगी। क्यों, क्योंकि इसकी छाया तो हमेशा भी पूर्व की ओर ही जाएगी ना। जब पश्चिम की ओर सूर्य है तो छाया तो हमेशा पूर्व की ओर ही गिरेगी, ठीक है। किधर गिरेगी, पूर्व की ओर। अगर आप इसके इधर मुख करके खड़े हो, ठीक है, इधर मुख करके खड़े हो तो आपकी छाया पीठ के पीछे गिरेगी, पीठ के पीछे, ठीक है, मतलब पीठ के पीछे वाली छाया बनेगी। अगर आप इस साइड घूम के खड़े रहोगे तो सूर्य यहाँ पर है तो आपकी छाया आपके सामने गिरेगी, आपकी छाया आपके सामने गिरेगी। अगर आप मान लो इस साइड घूम के खड़े हो, ठीक है, इस साइड घूम के खड़े हो तो आपका दायां किधर रहेगा, इधर, तो आपकी छाया फिर दाईं ओर गिरेगी। आपकी छाया किधर गिरेगी, दाईं ओर गिरेगी। अगर आप नीचे देख के खड़े हो, इधर घूम के खड़े हो तो आपकी छाया इस साइड से इधर ही गिरना, छाया तो पूर्व की ओर ही गिरेगी, तब आपकी छाया किधर गिरेगी, बाईं ओर गिरेगी, ठीक है। अब हम प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। प्रश्न करें कि सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने खड़ी है। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो छाया तो हमेशा किधर गिरेगी, तो ये इस साइड तो छाया गिरेगी ही गिरेगी, ठीक है। प्रश्न का कहना है कि यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर
कृतिका के दाईं ओर, तो कृतिका कहाँ पर खड़ी रहेगी, तो दाईं ओर होगा। तो आपको कि जैसे आप बैठे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन है, ये कृतिका है, ठीक है, ये कृतिका है, ये कौन है, ये कृतिका है, ठीक है, ये कौन है, कृतिका है। और कृतिका की यहाँ पर कह रहा है कि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है, मतलब इसके दाईं ओर पड़ती है, ठीक है। अगर ये दाईं ओर पड़ रही, इसका मतलब कृतिका किस साइड खड़ी है, तो जो कृतिका है ये उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। किधर है, उत्तर की ओर। जैसे आप बैठे हो ना, वैसी की वैसे खड़ी है, तब इसकी छाया किधर गिरेगी, तो दाईं ओर गिरेगी, क्योंकि ये उत्तर की ओर कृतिका रहेगी, तब इसकी छाया किधर गिरेगी, दाईं ओर गिरेगी। और आमने सामने अगर ये उत्तर की ओर है, तो यहाँ पर ये जो हमारी लोपा है ये किस साइड घूम के खड़ी रहेगी, तो लोपा यहाँ पर दक्षिण की ओर, क्योंकि आमने सामने करना है, तो ये दक्षिण की ओर, ये आमने सामने खड़ी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि लोपा की छाया मतलब कृतिका के दाईं ओर, तो इसकी छाया भी इस साइड बन रही ना, इस साइड बन रही, तो इसके दाईं ओर मतलब यहाँ पर कौन रहेगी, तो यहाँ पर उत्तर की ओर खड़ी कौन रहेगी, जब कृतिका रहेगी तब दाईं ओर गिरेगी। तो प्रश्न कह रहा है कि, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न करें कि तो कृतिका का मुख किस दिशा में, तो बताइए कृतिका का मुख किस दिशा में, तो कृतिका उत्तर की तरफ रहेगी, तब उसकी दाईं ओर छाया बढ़ेगी, तो उसके सामने कौन रहेगी, लोपा रहेगी। तो लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर, तो लोपा 100% उत्तर की ओर रहेगी, तब इसकी छाया दाईं ओर पड़ेगी, किसकी, कृतिका के दाईं ओर है, ठीक है। तो इसलिए कृतिका का मुख किस दिशा में, उत्तर दिशा में है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 101% छाया तो पूर्व की ओर ही गिरेगी। और डिपेंड करता है कि मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आप जैसे बैठे हो तो आपकी छाया किधर गिरेगी, पूर्व की ओर गिरेगी। अगर आप दक्षिण की ओर देखोगे तो आपकी छाया बाईं ओर गिरेगी, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भागित को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, प्लस और यहाँ पर माइनस को आपस में बदल दिया जाए और यहाँ पर गुणा और भागित को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना, इस समीकरण में संख्या को मतलब चिन्ह को आपस में बदलना है। तो बदल दीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्हों को बदल देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, तो इनको आपस में बदलना है, ठीक है, इनको आपस में बदलना है और गुणा और भागित को भी आपस में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपस में बदलने का चिन्ह लगा दिया। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 33 को लिख लेता हूँ, 333, ठीक है, यहाँ पर 333 और गुणा और भागित को बदलना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भागित का चिन्ह आ जाएगा और संख्या कौन सी 3 है, तो हम यहाँ पर 3 को लिख लेंगे। और प्लस को और माइनस को भी बदलना, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और अगली संख्या 11 लिखेंगे और यहाँ पर माइनस से वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा और अगली संख्या क्या लिखेंगे, 5 और यहाँ पर भागित है तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमने चिन्ह चेंज कर दिया है, जहाँ पर गुणा था वहाँ पर भागित रख दिया है, जहाँ पर भागित था वहाँ पर गुणा रख दिया है और जहाँ पर माइनस था वहाँ पर प्लस और जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस। अब इस समीकरण को बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। बोर्डमास मतलब आपको पता होगा, कुछ लोग करते कि आप बोर्डमास रूल सही नहीं करवाते हो, कि बोर्डमास रूल से आप सही सोल्व नहीं करवाते, तो क्यों नहीं। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि बोर्डमास रूल में क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोष्टक वगैरह सोल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोष्टक तो है ही नहीं। तो कोष्टक के बाद क्या आता है, सबसे पहले ऑफ आता है, ऑफ को छोड़ दो, ऑफ भी नहीं है, तो फिर भाग आएगा, फिर गुणा आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, ठीक है, ये आता है। तो माइनस वाला लास्ट में सोल्व होता है, ठीक है, बोर्डमास एस लास्ट में आता ना, तो बोर्डमास, ठीक है, बोर्डमास, क्योंकि बोर्डमास का क्या आता है कि जैसे यहाँ पर बोर्डमास है, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में एम और यहाँ पर क्या आता है, मास मतलब ये आता है। तो एस का मतलब क्या है, सबट्रेक्शन मतलब क्या करना, माइनस, और यहाँ पर ऐड मतलब एडिशन, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग देंगे, यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएंगे, 3 एकम 3 एकम 3 एकम की मतलब 111 बार में जा रहा है, ठीक है। फिर ऊपर से क्या करेंगे, -11 को उतारेंगे, प्लस का भी उतार लेंगे। अब यहाँ पर सीधा हम गुणा कर लेते हैं, तो पाँचों पाँचों कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 25। अब यहाँ पर आपको के बोर्डमास रूल के हिसाब से क्या सोल्व करना चाहिए, तो ये तो हमने देखिए भाग दे दिया तो 111 आया, गुणा कर लिया तो 25 आया। अब हमारे पास यहाँ पर माइनस प्लस बचा है, तो अगर बोर्डमास रूल पे जाए तो माइनस प्लस आप दोनों को पहले आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं 111 को वैसे ही लिखता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, इनको पहले सोल्व करता हूँ, -11 और +25 से, तो यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। तो 25 में से जब हम 11 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे,
14 बचेंगे। कितने बचेंगे? 14। अब 14 काय का रहेगा? प्लस का रहेगा या फिर माइनस का रहेगा? क्योंकि यहाँ देखिए 14 तो बचेगा। अब 14 माइनस का रहेगा या प्लस का रहेगा? तो आप कहोगे बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस की है, यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगता है, तो बोडमास रूल। ठीक है, उसका चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर प्लस का 14 आएगा। माइनस तो होगा लेकिन प्लस का आएगा। ठीक है, अब इनको वापस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अब 111 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो वही आएगा। कितना आएगा? तो आप कहोगे 125 आएगा। कितना आएगा? 125। तो 125 कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर 125 होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि यदि W का अर्थ यहाँ पर कह रहा है कि यदि W का अर्थ, ठीक है, यदि W का अर्थ भागित और Y का अर्थ गुना और Z का अर्थ प्लस और A का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो वापस से वही हमें क्या करना होगा? यहाँ पर लेटर दिए, इनका अर्थ दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले 11 लिखेंगे। तो ये मैंने 11 लिखा और यहाँ पर क्या है? W है, और W का अर्थ यहाँ पर क्या का? W का अर्थ भागित का, तो यहाँ पर हम भागित लगाएंगे। और आगे क्या है? 11, तो वापस से 11 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है? y का अर्थ इसने क्या कहा? गुणा कहा, तो यहाँ पर हम y की जगह क्या करेंगे? गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। y की जगह क्या करेंगे? गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। और अगला 11 वापस से लिखेंगे, तो ये मैंने 11 लिखा। फिर अगला क्या है? z है, और z का अर्थ इसने क्या कहा? प्लस कहा, यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे और अगला 11 वापस से लिखेंगे। फिर यहाँ पर a है, a का अर्थ इसने क्या कहा? माइनस कहा, तो यहाँ पर माइनस लगा के अगला 11 वापस से लिखेंगे। अब 11 में कुछ भी करो आंसर 11 ही आएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। जिससे सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बोडमास रूल कहता है कि भाग देना, गुणा देना, फिर प्लस करना, फिर माइनस करना। तो भाग दे दीजिए। यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा? एक ही बार में। स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। 1 गुना 11, ऊपर से 11 उतारा, फिर प्लस का 11, फिर माइनस का 11। ठीक है, और दूसरी स्टेप में गुणा करेंगे तो 11 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 11 कम 11, प्लस का 11, फिर माइनस का 11, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो 11 11 कितने हो जाएंगे? 22, फिर ऊपर से माइनस 11 उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो 11 मतलब 22 प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, लेकिन चिन्ह प्लस का लगेगा मान लो। तो 22 में से 11 को घटाएंगे तो 11 ही आएगा। मतलब यहाँ पर समीकरण को सोल्व करने पर 11 आ रहा, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर 11 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न करा कि यदि 31 जनवरी 2022 को सोमवार था तो 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था? ये प्रश्न पूछा। तो बताइए कि 100 वर्ष पूर्व इसी तिथि को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए 100 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है? जैसे अभी 31 जनवरी 2022 को क्या है? सोमवार है। 31 जनवरी 2022 और इसी तिथि को और 100 वर्ष पहले, तो 100 वर्ष पीछे जाएंगे। अगर हम 100 वर्ष पीछे जाएंगे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए 31 तो जनवरी है और 100 वर्ष पहले मतलब क्या हो जाएगा? 31 क्या है? तो ये मैं यहाँ पर जनवरी लिखता हूँ। और 100 वर्ष पूर्व मतलब 1922 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि 100 वर्ष पूर्व जा रहे हैं ना, तो 1922 में 100 जोड़ेंगे तो 2022 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2022, क्योंकि इसने कहा कि 100 वर्ष पूर्व और इसी तिथि को, तो हमें 21 जनवरी ही लेना है। ठीक है, 31 जनवरी ही लेना है और मतलब 100 वर्ष पूर्व, तो 1922 हो जाएगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ वास्तव में सोमवार था भी कि नहीं था। तो लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, क्या है? 22 से। ये हमने लास्ट की 2 डिजिट लिया, 22 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, जो बचा उसे छोड़ दो। फिर 31 तारीख है तो तारीख ले लेंगे प्लस का, 2000 का कोड 6 है तो 6 ले लेंगे, और जनवरी का 1 है तो 1 ले लेंगे। सभी को जोड़ेंगे और 7 से भाग दे देंगे। तो 22, चलो इधर से जोड़ते हैं। यहाँ पर 22 और 5 कितने हो जाएंगे? 22 5 27, और 27 में 6 को जोड़ देते हैं तो 27 6 कितने हो जाएंगे? तो 27 6 33, 33 में 1 जोड़ेंगे तो 34, और 34 और इधर क्या है? 30, 35 और इधर 65 हो रहे। टोटल जोड़ने पर कितने हो रहे? 65 हो रहे। ठीक है, और 65 को क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 34 और 31 को आपस में जोड़ेंगे तो 65 ही होंगे, और इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 7 नाम 63, कितनी बार में कट रहा है? 9 बार में। कितनी बार में? 9 बार में। ठीक है, 7 नाम 63। अब यहाँ पर 7 नाम 63 है,
7 नाम 63 है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 65 है। कितना बचा 2 बचा, शेष कितना बच रहा है, तो शेष हमारे पास 2 बचा, 2 बचा, तो यही हमारा आंसर है। 1 नंबर पे क्या आता है रविवार, 2 नंबर पे क्या आता है सोमवार। ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा है कैलेंडर, उसमें बता रहा हूँ। तो 2 नंबर पे क्या आता है सोमवार आता है, 1 नंबर पे रविवार आता है, तो शेष हमारे पास 2 बचे, यही आंसर होता है 2 मतलब सोमवार। तो सही बात है कि सोमवार था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 31 जनवरी वाला लेंगे। ठीक है, 1900 यहाँ पर 100 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1922 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1922। तो लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो वापस हम क्या करेंगे 22 को ही लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे, यहाँ पर देखिए 100 वर्ष पूर्व मतलब क्या करेंगे 1922 लेंगे। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये 2022 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, भाग देंगे तो 4 पंचे 20, वापस से 5 बार में जाएगा, 4 पंचे 20, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, डेट लेंगे 31 जनवरी, वही तिथि कहा था तो वही लेंगे। उसके बाद प्लस, अब जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या है, ये तो सामान्य वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 1900 का कोड हमारा माइनस हो जाएगा। तो 1900 का कोड कितना है, तो 1900 का तो 0 है ना, 2000 का क्या है 6 है, 1900 का 0 है। अब इनको आपस में जोड़ के क्या करना 7 से भाग देना है। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर सभी को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 59 हो जाएंगे, कि उस टाइम 65 आए थे, 6 हमारा 0 हमारा घट रहा था, तो यहाँ पर 59 हो जाएंगे। ठीक है, इसको 7 से भाग देना है, जोड़ लीजिए 22 और 5 27, 27 में एक जोड़ दे 28, 28 तो इधर 29 बना लो और इधर इसको 30 कर दो, तो 29 30 कितना होता है 59, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर प्लस करने पर 59 आए हैं, 7 से भाग देंगे तो 7 या 8 56, कितनी बार में कटा है 8 बार में, 7 या 8 56, शेष कितना बचा, तो 7 या 8 56 तो हो गई, शेष हमारे पास 3 बचा है। और 3 नंबर पे क्या आता है, तो आपको पता है कि 1 नंबर पे रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा मंगलवार। तो मंगलवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न मिल सकता है 100 वर्ष पूर्व 200 वर्ष पूर्व, तो आपको कुछ नहीं करना है, 100 वर्षों को माइनस कर लो जैसे हमने अभी किया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रश्न ये कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। ऑटो रिक्शा दिया है, कार दिया है, ट्रेन दिया है, साइकिल दिया है और बस दिया है, तो इनका तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम दर्शाता है ये बताना है। तो सबसे पहले ना इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप ये मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्योंकि मैंने तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम आपको बता रखा है कि सबसे छोटा क्या है, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, या फिर सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, आप या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आ सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि इसका सही जवाब क्या है। बाकी अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा जो इमोजी दिखाई दे रहा है, तो इस लोगो पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा 2 नंबर वाले को, तो यहाँ पर क्लिक करके राइट में आप उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए। बाकी अगर आपको मैंने अल्फ़ाबेट वाला बताया था कि अल्फ़ाबेट अगर प्लेस वैल्यू आपको नहीं पता या विपरीत नहीं पता या याद नहीं होते हैं, पता भी हो लेकिन याद नहीं होते, तो यहाँ पर आपको लैपटॉप में वो वीडियो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप उसे भी देख लीजिए। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस क्लास का बाकी आपको अदर भी क्यूज देखने को मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।